अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेस। मैं हूँ फराह हाशमी, आपको खुशामदीद करती हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करें ईरान और अमेरिका के बीच में बड़ा ब्रेक थ्रू, आर्मी चीफ का अहम दौरा ईरान का, और साथ ही साथ तुर्की और इसराइल के दरमियान में बड़ी जंग क्या शाम में होगी। तौहीन अदालत की दरखास्त में मोहसिन नकवी का नाम शामिल क्यों नहीं हुआ। रावलपिंडी में शौहर के हाथों खातून का कत्ल करने वाला दिल दहलाने वाला वाकया। साथ ही साथ आखिर में हम बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस की अपडेट के हवाले से। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हुसैन भट्ट साहब को। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, पहला सवाल जो हर जगह हर किसी की ज़ुबान पर है कि पहले तो इमरान खान को शिफा हस्पताल की बजाय पिम्स हस्पताल लेके गया, और उसके बाद फिर 5:30 बजे रात की तारीखी में दोबारा से जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर हो गई, और पिंडी के ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द इमरान खान जो है दोबारा से शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आखिर ये शिफ्ट क्या चल रहा है? कहानी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर साफ़ी है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, मेन स्लॉट का प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो सारे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान अब जो आप फरमा रही हैं हॉस्पिटल फिर आएंगे, आनियाँ और जानियाँ लगी रहेंगी। ठीक कहते होंगे। शहबाज शरीफ की नाहली की दरख्वास्त जो है वो भी जमा हो चुकी है। मेरा ख्याल है 101 सफ़ा मैं रात देख रहा था, सफ़ात पर मुश्तमल वो बाज़ाब्ता एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, हुकूमत की जानिब से भी आ गई है। और मेरा ख्याल है कैदी नंबर 804 का नंबर जो है वो दरख्वास्त पे भी कुछ इसी तरह का नंबर 804 ही मैं पढ़ रहा था, एग्जैक्ट याद नहीं है। इंटरम सेटअप आने की बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ सस्पेंड हो जाएंगे, मुअत्तल हो जाएंगे। पंजाब ने दरख्वास्त दे दी, पिंडी में फ़ौज आ गई है, 4 कंपनियाँ आ गई हैं, 3 कंपनियाँ, कुछ 400 के लगभग अफसरान, पुलिस फ़ौजी अफसरान जो है वो आगे है। ये सारी बातें हैं आपकी जो है मैं समझता हूँ वो ठीक होंगी, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से कबल कि इमरान खान हॉस्पिटल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आप सिर्फ ये एक बड़ा मशहूर फ़िक्र है, आप घबराए नहीं, कोई बात नहीं, हम इस पर जवाब देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ कि मैं जिस दिन इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना था, उस वक़्त रात के 2-2:30 बजे मैं तो सो गया, फिर इंतज़ार करते करते कि ये तो अब शिफा से चले गए, दूसरे हॉस्पिटल वहाँ रहेंगे। मुझे नहीं था पता कि सुबह 5:30 बजे वो चले जाएंगे। जब मैं 2-2:30 बजे सोया था रात को, तो एक बाबा जी, इतनी बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, वो आ गए थे। तो उसने कहा क्या हाल है बेटे, ठीक ठाक हो? मैंने कहा जी बाबा जी ठीक ठाक हूँ, इमरान खान बेचारा हॉस्पिटल आ गया है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, दुआ करे अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे। तो उसने कहा वो तो वापस चला गया है। मैंने कहा वापस चला गया, कहाँ चला गया? उन्होंने कहा वो तो वापस चला गया है। तो मैंने कहा वापस चला गया तो अब क्या होगा, उसकी तो सेहत ठीक नहीं है। उसने कहा नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें। तो मैंने कहा होगा क्या? उन्होंने कहा दुआ करें कि इस तरह ही मुल्क चलता रहे। फ़ौजें जो आप पूछ रहे हैं कि आ गई हैं, वो अच्छी बात है, फ़ौजें आनी चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता आप बार बार इमरान खान की बात कर रहे हैं शहजाद भट्ट साहब, तो कहीं इमरान खान ऐसी जगह ना चला जाए जहाँ सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार ही ना हो। मैं कहा यार सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार तो पूरे मुल्क में होता है, ये कैसे हो सकता है? वो तो 100 मोटर जहाँ मर्जी ले, एयरपोर्ट पे खड़े होकर वो कह दे कि जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, मैं 100 मोटर ले रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई ज़रा गौर करे, अभी 9 मई के केसेस भी बड़े रहते हैं। जनरल फैज़ जो अंदर है वो तो 9 मई के नहीं है, जो मास्टर माइंड है वो तो कुछ और है। तो अभी तो सारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो आनी है। लेकिन इतना मेरी जाग खुल गई, मैं डर गया। मैं कहा फरा ये क्या हो गया, ये क्या बातें कर रहे हैं बाबा जी? फिर मैंने सुबह जब मैं फ्रेश हुआ तो मैंने एक मुक़्तदर शख्सियत को फ़ोन किया। उसने कहा नहीं बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, ऐसी बात, दिल्ली बहुत दूर है, ये बात है, ये नवश्ता दीवार है, ये रिटर्न ऑन द वॉल है कि 9 मई जिन्होंने किया है वो जनरल फैज़ हो या शहजाद हुसैन भट्ट हो या कोई हो, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन सवाल ये है, ये चीज़ें अभी बहुत दूर है। लेकिन हम चलते हैं, सबसे बड़ी जो बात, सबसे प्यारा नारा इस वक्त आ रहा है, मोहसिन हमारा भाई है, मोहसिन हमारा भाई है। ये नारा कितना दिलचस्प नारा है, ये आपने सुना है नारा पिंडी में लग रहा है आजकल? जी जी बिल्कुल। अच्छा मैंने फिर इसमें भी थोड़ी सी तहकीक की कि मोहसिन हमारा भाई है, ये क्या है? उन्होंने कहा भाई पहले फजलुर रहमान भी हमारा भाई होता था,
फिर एक दो दफ़ा फजलुर रहमान भाई ने हाथ किया, अब वो फजलुर रहमान साहब के साथ फिर एक यूनिटी हो रही है, नेशनल असम्बली में इत्तेहाद बन रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ जो समझदार पीटीआई के और अपोजिशन के लीडर हैं और बड़े कांग सियासतदान हैं, महमूद अचकज़ई जैसे, वो ज़रा एहतियात बरत रहे हैं फजलुर रहमान भाई से। बट साहब यहाँ पे एक सेकंड आपने रुकना है, क्योंकि हमें ज्वाइन किया आबिद जुबैरी साहब ने, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि तौहीने अदालत की सुप्रीम कोर्ट में रिट तो दायर कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त दी गई है और दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी दरख्वास्त दी है, तो आप इन दोनों दरख्वास्तों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म उदूली हुई है। वो ऑर्डर एक बड़ा साफ ऑर्डर था, उसके अंदर लिखा था कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके अंदर वहाँ सारी वो चीज़ें रखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत, पहले दिन से ही हमें पता था कि हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करेगी, क्योंकि मुतवातिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, चाहे वो इलेक्शन का केस हो, रिजर्व सीट्स हो, उन्होंने उन ऑर्डर्स को नहीं माना। आपको एक ऑर्डर है जिससे आपको शिकायत है, आप या तो उसकी अपील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपील की गुंजाइश नहीं, तो आपने रिव्यू दाखिल किया। पहले आपने गलत रिव्यू दाखिल किया, वो वापस हो गया। आप रिव्यू लेके जाते, 2 दिन के पास आपका ऑप्शन था, आप जाके कोई कोर्ट से जाके उसमें स्टे मांग लेते कि जी हमारी ये वजूहात जिसकी वजह से हम इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल नहीं ले जा सकते, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या कोई सिक्योरिटी का मामला है कि आप इसको ऑर्डर की रिव्यू करें। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। लेकिन ऑर्डर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और रिव्यू दाखिल कर दिया कि जी ऑर्डर गलत है, उसमें मुख्तलिफ उन्होंने वजूहात पेश किए हैं। देखिए, रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। रिव्यू ये होता है कि कोर्ट ने कोई ऐसी गलती की हो जिसकी जो सामने नजर आ रही हो, उसके ऊपर कोई गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं होती। देखिए, अब इनके पास जो इमरान खान साहब के वकला हैं, इमरान खान साहब के लोग हैं, उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? उनके पास ये हो जाता है कि जी हतक इज्जत की यानी कंटेम्प्ट की एक एप्लीकेशन मूव करें, जिन लोगों को समझते हैं कि जिन्होंने इस ऑर्डर को वायलेट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इनको जाके वहां एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर नहीं माना गया और इसमें ये लोग जिसमें शामिल थे उनके खिलाफ आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करें। तो अब ये देखना होगा कोर्ट के उसमें। लेकिन इशू ये है कि वो बेंच जो है उसने ये केस की तारीख रखी हुई है 16 सितंबर। अब 16 सितंबर तक ये बेंच अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ जजेस तो हैं। अगर इमरजेंसी इमरान खान साहब की अगर सेहत का मामला है, सीरियस मामला है, क्योंकि उनका आर्टिकल 9 और आपका बुनियादी हक है, इंसान का ह्यूमन राइट्स हैं, एक इंसान को जेल में रख के मारने की तो नहीं रखा जाता। अगर वो उसकी जरूरत है, कोर्ट ने महसूस किया। अब एक उनके लॉ मिनिस्टर थे या जो उनके दूसरे जो होते हैं, वो साहब कह रहे थे कि जी अब कोर्ट को तिप की होगा। तो जब इनके नवाज शरीफ साहब को जब एक कोर्ट के ऑर्डर पे और उनकी प्लेटलेट्स गिर रहे थे और तकरीबन अल्लाह माफ करे कि उन पे था कि वो शायद बच ना सकें, तो कोर्ट के ऑर्डर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के वो तो मुल्क से बाहर चल गए कन्विक्टेड आदमी। या कितने लोग हैं जो कन्विक्टेड लोग हैं जिनको मुल्क से बाहर जाने की, यहाँ तो प्राइवेट अस्पताल जाने की होती, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ही होता है, इवेंचुअली वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और कई एग्जाम्पल उसमें भी मौजूद है। ये कह देना कि जी तो सारे लोग पे खड़े हो जाएंगे, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकल लीडर्स किबला आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने अपनी बातों में 2 बातें की है। पहली बात आपने जो की है कि अदालती निज़ाम जो है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, फना का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। तो पहला सवाल तो फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा कि क्या ये जो रिट पिटीशन आई है अदालत में शहबाज शरीफ की नाअहली पर, ये कुछ हो सकता है, नाअहल हो सकते हैं? और मोहसिन नकवी साहब को तो बीच में लोगों ने रखा ही नहीं है। एक तो ये बात बता दीजिएगा और साथ ही दूसरा सवाल भी यही पुट कर देता हूँ कि आपने दूसरी बात ये फरमाई है कि इस वक्त आप ज़रा गौर करें, सेहत की इमरान खान की पूरी कौम इस पे परेशान है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से हम सब परेशान हैं, उसको जो चीज़ें हैं प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन उनकी जब बहन जो गैर सियासी औरत है, डॉक्टर है, उसने कह दिया 100% फिट है, तो कहाँ है पीटीआई के वोकला फैसल चौधरी, पंजोता? ये लोग क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? बहन से कहलवा कर सारा बयानिया खराब कर देते हैं। आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं दोनों बातों से? देखिए, नाअहली तो होगी या नहीं होगी, अगर कंटेम्प्ट होती है पहले कोर्ट को प्रोसीडिंग्स करनी होगी। या तो बाज जो कंटेम्प्ट होती है वो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उसके लिए प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, उस पर कोर्ट पास कर सकती है ऑर्डर की जी इन्होंने हमारे हुक्म बदल किया, उसके उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बेशक अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट जो एक चीफ कमिश्नर है या और सुपरिटेंडेंट जेल है, कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि उन्होंने उनकी ऑर्डर को नहीं माना और इसकी वायलेशन की है, तो कोर्ट उनको बिल्कुल ऑर्डर पास कर उनको सजा दे सकती है।
देखें इसमें सजा होती है। आर्टिकल 204 भी है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अगर सुपीरियर जुडिशरी की आप कंटेम्प्ट करते हैं तो आपको सजा होती है। सजा आपको 6 महीने की होती है, और इनको अगर सजा हो जाए तो ये नाअहल हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन पहले सजा होना जरूरी है, तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है लोगों को कंटेम्प्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट इसको किस तरह से देखती है, वो समझती है उनके ऑर्डर को वायलेट किया गया। जो मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कंटेम्प्ट हुई है कि उन्होंने कोर्ट को शिफा नहीं, उनको पिम्स अस्पताल ले गए। अच्छा, दूसरी बात आपने उनकी बहन की उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि उनकी बहन ने किस तरह से ये कहा, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि ये जो ऑर्डर पास हुआ था, ये जो रिपोर्ट्स आई थी डॉक्टर की, जो गवर्नमेंट के लोग डॉक्टर्स पिम्स के होंगे किसने, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तो मुझे नहीं पता उनकी बहन ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये क्यों कहा। लेकिन फिर भी कोर्ट का एक ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर था कि आप उनको देखते। अब आपने आज खुद खबरों में आ रहा है, डॉन में मैंने पढ़ा है और मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा है कि जो मशीन वहां लगी हुई थी वो काम ही नहीं कर रही थी। तो ये तो आपने तो उनका मुआयना भी नहीं हो सका, यानी पिम्स का ये हाल था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी उसको ठीक करो, चले आम इंसान का शायद उसकी वजह से कोई फायदा हो जाए। लेकिन डॉक्टर क्या वो उनकी पर्सनल मालिश नहीं है? डॉक्टर जो सुल्तान है, फैसल सुल्तान, उन्होंने क्या उनको देखा था? उनको तो शिफा भेज दिया गया था, वो तो शिफा में इंतजार करते रहे। जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने थी वो तो सरकारी डॉक्टरों की थी, जिसकी बिना पे कहा। अब उनको सेहत ठीक है नहीं, आप उनका वो होने देते। हो सकता है रिपोर्ट आती वो सही है तो आप वापस उनको जेल ले जाते। लेकिन ऑर्डर की कंप्लायंस का इशू है, कंटेम्प्ट का इशू है, कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना और डिलिबरेटली नहीं मानना। किबला, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। पंजाब हुकूमत ने 6 माह के लिए पिंडी में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त की, मंजूर कर ली गई। 3 कंपनीज आ गई। मेरा ख्याल है अगर 400-425 के करीब जवान भी तैनात हो चुके हैं। मेरा पूछना आपसे ये है, दूसरी साइड पे बहुत शोर मचा हुआ है कि अब खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा या किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहां सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं होता। ये क्या गपशप चल रही है आबिद ज़ुबैरी साहब? मैं तो समझता था सुप्रीम कोर्ट का जितनी बाकी रह गया है सुप्रीम कोर्ट, उसका कुछ ना कुछ दायरा इख्तियार तो पूरे मुल्क में है। हुकूमत नहीं माने, अब आम आदमी भी नहीं मानेगा, तो वे कोर्ट की देखें वो एक महज़ब कौम की यही पहचान होती है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ अदालती हुक्म को उड़ाया नहीं जाता, उस पर अमल किया जाता है। यही बड़ी कौमों की निशानी होती है। ये हम जैसी कौम का यह हाल हो गया है कि जी हाँ, कोर्ट के ऑर्डर की सोच भी सकते हैं कि अमेरिकन सदर ट्रंप नहीं सोच सकता कोर्ट के ऑर्डर का कितनी उसको शिकस्त हुई हैं उसकी मुख्तलिफ चीजों में। उसके अमेरिकन जबकि कंजर्वेटिव उसी के अपॉइंटेड जजेस हैं, बात तो एग्जेक्टिव अपॉइंट करती है जजेस, और आप देखें कि वो जजेस ने उसके खिलाफ फैसला किया प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका हमारे साथ मौजूद होने का। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस और अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग की अपडेट्स के हवाले से। और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है दफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब ने, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन की है अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेस। मेरा पहला सवाल एयर मार्शल साहब आपके साथ होगा कि हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ तेहरान पहुंचे हैं, तो ये किसका पैगाम लेके जा रहे हैं? इनसाइड स्टोरी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और शहजाद साहब का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और अस्सलाम वालेकुम टू अब्दुल्ला साहब। देखिए, जो दोनों कॉम्बेटेंट्स हैं इस वक्त इस रीजन में, अमेरिका और ईरान, वो दोनों जो है ना एक तरीके से थक चुके हैं इस जंग से। ये जंग अब तकरीबन 5 महीने पुरानी हो चुकी है और कोई भी कंट्री जो है वो एक के दूसरे के ऊपर मिलिट्री विक्ट्री हासिल नहीं कर सकी है। अगर आपने को याद हो, 3-4 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो सैंक्शंस थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर बढ़ाने का अंदिया दिया था, लेकिन उसके ऊपर इवन अमेरिका में भी सवाल होने लगा कि जी के ऐसी कौन सी सैंक्शंस रह गई हैं जो आपने ईरान के ऊपर पहले नहीं लगाई हुई, कि आप कहें कि जी कि मैं इन सैंक्शंस को ज़्यादा सख्त कर दूंगा। सो जब उसकी एक्सप्लेनेशन आई तो पता चला कि जो अमेरिका के हलीफ हैं गल्फ में और पूरी दुनिया में, अब अमेरिका उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो ईरान के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को तोड़ दें और क्या कहते हैं ईरान के ऊपर इस तरह एक इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया जाए।
लेकिन अगर आप पिछले 3-4 दिनों में देखें तो सिवाय यूएई के किसी कंट्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस कॉल को के ऊपर लबैक नहीं कहा है। और हर कोई जो है ना वो मंडे या ट्यूसडे को जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो क्या बयान देते हैं ताकि वो फिर आगे अपना लाहे अमल तय करें। मेरे ख्याल में जिस तरह शहजाद साहब भी फरमा रहे थे, जो हमारे फील्ड मार्शल का विजिट है, ये मेरा ख्याल है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है दोनों पार्टीज की तरफ से कि अब वो मीडिएटर्स को एक्टिवेट करें। अगर आपने नोट किया हो पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने अपने आप को जो भी डेवलपमेंट हो रही थी गल्फ से, उससे अपने आप को ज़रा दूर रखा था। और उसकी प्राइमरीली वजह यह थी कि जब हमने इस्लामाबाद MOU कराया, बहुत नेक नियति से कराया, और हम आज भी ये समझते हैं कि उससे बेहतर डॉक्यूमेंट जो है ना अमेरिका को मिल सकता था ना ईरान को मिल सकता था। और हम चाहते थे कि अब जो है जो 60 डेज हैं इसके दरमियान जो है ये दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं ये इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ जाए, लेकिन वो नहीं गए और अमेरिका और इजराइल ने जंग को बढ़ा दिया और उनके देखा देखी ईरान ने भी अपने आप को इस्लामाबाद MOU से दूर कर लिया। सो हमने अपने आप को एक तरीके से जो हम भी डेस्परेट होके हमने कहा कि चले अब हम इस अपनी मीडिएशन को लो की पे ले जाते। अब 60 दिन की जंग के बाद अब उनको ये एहसास हो रहा है कि जो पाकिस्तान ने उनको मुआहदा कराया था वही सबसे बेहतर था। इसी टाइम फ्रेम में अगर आपने नोट किया हो तो दूसरी अरब कंट्रीज लाइक कतर एंड इजिप्ट, उन्होंने बीच में पड़ के रेजोल्यूशन की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि सिवाय पाकिस्तान के इस वक्त कोई कंट्री नहीं है जिस पे एक वक्त में दोनों अमेरिका और ईरान जो हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूं कि जो हमारे फील्ड मार्शल गए हैं ये जो है क्या कहते हैं अमेरिका का पैगाम लेके गए होंगे और ईरान को ये समझा रहे होंगे कि अब जो है ना अननेसेसरीली वॉर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना ईरान के लिए बेहतर नहीं है। दुरुस्त फरमा रहे हैं काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जो फरमाया है एयर मार्शल साहब ने, अभी आपने भी सुना है, उन्होंने फरमाया कि थक चुके हैं दोनों पार्टियां लड़ लड़ कर और सुलह का वक्त आ गया है। बतौर तालिब इल्म मेरी जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ 177 दिन हो गए हैं, मुझे भी तकरीबन 6 माह लगा ले आप इस जंग को देखते हुए। इन 6 माह के अरसे में जो मैंने फील किया, अब आखिरी अगर मैं 3-4 दिनों को गौर करूं तो स्पीकर कालीबाफ की बात कर ले, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर है, कमांडर भी रहे हैं, उनके सदर मसूद की बात कर रहे हैं, ट्रंप की बात कर रहे हैं, वो यही बातें कर रहे हैं जो एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं कि राजीनामा। आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि क्या आप फील कर रहे हैं वक्त आ गया है, आप नाए हरमस पहले की तरह खुलेगी और उसी तरह मामलात आगे बढ़ेंगे, या भी बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान आपको नजर नहीं आ रहा? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों साहिबान को और एयर मार्शल साहब को, नाजरीन को। जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, आखिर ये चीज़ें तो पहले भी हो रही थी, तो फिर ईरान क्यों नहीं मान रहा था? पहली बात यह है कि ईरान नहीं मान रहा है या अमेरिका नहीं मान रहा। अमेरिका साजिश कर रहा है, चालाकी कर रहा है, या इस सारे में इसराइल फ़ायदा उठाना चाह रहा है। ईरान ये कहता है, जो मेरी उनकी लीडरशिप से बात हुई है उसके अंदर मुझे तो ये नज़र आता है कि ईरान के लिए इशूज बहुत सारे हैं। वो ये कहते हैं कि जी वक्ती तौर पे अगर रोकना है तो ठीक है, हम अभी साइन कर लेते हैं, मामलात ख़त्म हो जाएंगे और मामलात आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो MOU साइन हुआ था, इस्लामाबाद एकॉर्ड, जो बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ के एजेंडे पे 3 बातें मेरी नज़र में है। पहला यह है कि जो इस्लामाबाद एकॉर्ड है उसका जो एक MOU है उसके ऊपर मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाना। दूसरी चीज़ जो थी वो आपको याद है कि एक इन्होंने कमेटियां भी तश्कील दी थी जो 1 हफ्ता तो बैठी थी स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद फिर दोबारा जंग शुरू हो गई और मामलात सारे ख़त्म हो गए। और अब जाहिर है अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ही मुल्क है जो अमेरिका का पैगाम ईरान और ईरान का पैगाम अमेरिका को पहुँचाता है और तमाम चीज़ों को मेरे ख्याल में हक़ाइक़ के ऊपर रख के बयान भी करता है, समझाता भी है, दोनों साइडों को समझाता है। अमेरिका जो है उसने
आपने जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा कि सैंक्शन लगा के देख ली, 47 साल में हासिल क्या किया उसने? सैंक्शन के बाद तो मुल्क ज्यादा ताकतवर हो गया। और हकीकत यह है कि जिन ममालिक के ऊपर या जिनके ऊपर सैंक्शन लगती हैं वो लोग ज्यादा ताकतवर होके बाहर आते हैं। अब इसके अंदर दूसरा पहलू यह है कि अगर लबनान और सीरिया और बाकी इलाकों के ऊपर इजराइल के हमले और अल-गफूर बेस के ऊपर, अल-ज़हूर बेसिस के ऊपर अगर हमले जारी रहे इजराइल के, तो फिर तो अमन तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि ये शॉर्ट टाइम तो रुक जाएगा लेकिन लॉन्ग टाइम के अंदर नहीं रुकेगा। एक तरफ टैक्टिकल न्यूक्लियर का इस्तेमाल की बात करते हैं, असल में डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल जाते हैं कि 60% यूरेनियम उन्होंने एनरिच किया हुआ है और डर्टी बॉम्ब उनके पास मौजूद हैं। और डर्टी बॉम्ब के लिए उनको कोई डिलीवरी मेथड ऐसे नहीं चाहिए, वो डिलीवरी मीन्स उनके पास मौजूद हैं, वो बहुत सारे और तरीके हैं। हाउएवर कि क्या इस टाइम पे कोई भी टैक्टिकल वेपन क्या इस रीजन को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा या मुकम्मल बर्बादी की तरफ? दूसरी जानिब हम ईरान का जो कैलकुलेशन है वो ये भी है कि अरब दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ चुका है और इतना दबाव बढ़ चुका है कि अवाम तंग आमद बजंग आमद की पोजीशन पे आ गई है और वो अपने हुक्मरानों से ये कह रही है। अभी देखे ना, कतर का 50% बजट उन्होंने अपना स्लैश किया है। तो अगर मकसद ये है कि ये तो हालात खराब हो रहे हैं, ईरान की मईशत यकीनन मुश्किल हालात में है, उनके 25 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं और रोजाना बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। 90% तेल जो कि चाइना खरीद लिया करता था, अब वो वहां सिचुएशन नहीं बन रही। उन्होंने रूस की तरफ इशारा वो कर लिया है और रूस से वो पहले भी ले रहे थे, वो थोड़ा पाइपलाइन के जरिए भी ले रहे थे और अब जो यूरोपियन बंदरगाहों से जो तेल पहले जाया करता था, जो इंडिया लिया करता था, वो भी अब चीन जो है वो लेना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम हलचल जो मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, इसके असरात तो फर्क पड़ रहे हैं और ईरान ने इसमें डेंट डाला है। अब जो दूसरा पहलू है वो है हूतियों का। हूती जो है वो मुस्तकिल हमला कर रहे हैं और बाब अल मंदब को बिल्कुल एक किस्म का पैरालाइज किया हुआ है और ये एक सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान भी है, चैलेंज भी है। तो फील्ड मार्शल साहब इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो तीसरी चीज उसके अंदर है वो अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जिसके जरिए जाहिर है फर्क तो पड़ता है। ये अगर कहें कि फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक दिस वुड बी डिसऑनेस्टी। फर्क पड़ता है, लेकिन वो 3610 सैंक्शंस पहले ही लगा चुके हैं और मजीद लगा के वो क्या करेंगे। और फिर MOU जो है, जो कि इस्लामाबाद MOU है, उससे जो इन्हिराफ है वो अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मैं पैसे दूं ही ना और मैं चुप-चुपीते चला जाऊं, जबकि ईरान ये कहता है कि भाई तुमने हमारे साथ एग्री किया इन 14 नुकात के ऊपर, इन 14 नुकात में से अब तुम बात करो, इन 14 नुकात के ऊपर हमारे एसेट्स को अनफ्रीज करो, हमारे साथ जो है वो आगे मिलकर बात करो, लेकिन उन सब के ऊपर नहीं। एक चीज जो शहजाद साहब याद रखें, वो न्यूक्लियर वो कहाँ गया अमेरिका का? अब क्यों नहीं अमेरिका बात कर रहा है न्यूक्लियर के ऊपर? क्या वजह हो गई कि अमेरिका को सांप सूंघ गया? इस दौरान में अरबेल एयरबेस जो है वो भी खाली हो रहा है अभी सितंबर में, और फिर उसके बाद जो जॉर्डन का अड्डा है उससे भी मुंतकिल किया जा रहा है इजराइल के अंदर। दुरुस्त फरमा रहे हैं एयर मार्शल साहब, आप तो फजा के बादशाह हैं। हमें ज़रा हमारी आवाम और हम दोनों जानना चाहते हैं आपसे, ये मक्का मुआहदा हुआ है, इसमें टर्किया के पास कौन से जहाज़ हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान, और ये F-35 चाइना से J-35। पाकिस्तान के पास अगर खुदा न खास्ता इस वक्त प्रॉब्लम आए तो कौन कौन से जहाज़ हैं जो कि हम हवा में लेकर आ सकते हैं? मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे एयर मार्शल साहब। देखिए शहजाद साहब, जो है ना कॉमनैलिटी ऑफ जो वेपनरी है वो काफ़ी है इन तीनों कंट्रीज़ में, क्योंकि हम तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो वेस्टर्न वेपन्स ऑपरेट करते रहे और कोई 70-80 साल से करते रहे। जहाज़ों की तरफ हम जाएं तो अगर आप देखें तो F-16 एक ऐसी फ्लीट है जो कि ये तीनों कंट्रीज़ फ्लाई कर रही हैं। सो अगर जहाज़ों की ज़रूरत पड़ी तो मेरे ख्याल में F-16 बहुत आराम से अगर वो हम सऊदीया और टर्की से लेके उनको फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम माशाल्लाह अब हमारी एयरफोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, जिसके अंदर
हमने अपने जितने मिराजेस हैं उनको अपग्रेड कर दिया है। अब हमारे मिराजेस भी जो है क्या कहते हैं जनरेशन 4 के जहाज हैं। हमारे जितने JF-17 हैं वो जनरेशन 4.5 के एयरक्राफ्ट हैं। इसी तरह हमारे F-16 जो हैं वो भी जनरेशन 4.5 के हैं। और हमारे पास एक बहुत एक बहुत इफेक्टिव जो है फ्लीट है, जो कि इंडिया का जिस तरह का अब आगे मुकाबला हमारा इंडिया के साथ होगा उसके लिए काफ़ी है। लेकिन जब आप मक्का मुआहदे की बात करते हैं तो हम सिर्फ लड़ाई को देखते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि मक्का मुआहदे का जो दूसरे पहलू हैं वो पीस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन, एक दूसरे के वेपन सिस्टम्स को क्या कहते हैं इस्तेमाल करना, एक दूसरे के साथ फ्लाई करके आपने उनके साथ नए टैक्टिक्स बनाना। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया जो है वो अपने MiG-21 को राफेल के साथ रिप्लेस कर रहे हैं और अगर उनके पास आ गए 144 राफेल तो एक बहुत बड़ी और इफेक्टिव फ्लीट होगी उनके पास। लेकिन अगर हमने उनके काउंटर टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है तो अभी जो है क्या कहते हैं इनके पास सऊदीया के पास F-35s हैं, F-18s हैं और इसी तरह उनके पास अगर अगले 2-3 साल में उनका ना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टर्की के पास आ जाएगा, कान, जो कि जिसके अंदर हम भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहे हैं एज एन एयरफोर्स एंड एज अ कंट्री। सो मेरे ख्याल में ये जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कि एक दूसरे के साथ काबिल कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, मैं सिर्फ आवाम का मोराल बुलंद करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस जगह जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि F-16 तो हमने बच्चे ने सुना हुआ है, अब वो हमसे पूछते हैं कि यार ये J-35 है, ये चाइना से आ गया हुआ है, ये टर्की से आ गया हुआ है, तो आपके पास क्या है? हमारे पास तो जवाब होता नहीं है। आप तो बादशाह एयर मार्शल साहब हैं, आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आवाम को कुछ रहनुमाई समझते हैं तो समझा दें सर। जी मैं ये समझता हूँ कि ना चाइना बहुत ख्वाहिशमंद है कि हम जो है ना J-35 या J-16 में किसी एक का वो कर लें, क्या कहते हैं, सिलेक्शन कर लें। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल यानी कि फाइनलाइजेशन स्टेजेस के ऊपर है। सो अगर हमारे पास J-35 या J-16 चाइना से आ जाते हैं तो वो हमारे पास बहुत बड़ी एक एड ऑन होगा, क्योंकि वो इस थिएटर के अंदर पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो। मतलब इंशाल्लाह सून का लफ्ज कह दूं आवाम को कि इंशाल्लाह सून आ रहे हैं, ये कह दूं आवाम को एयर मार्शल साहब? आप उनको ये कह सकते हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। J-16 होता है या J-35 होता है, ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला करना है और मैं समझता हूं कि अभी वो जो है ना इस फैसले के फाइनल स्टेजेस के ऊपर। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो 5th जनरेशन की कुछ ना कुछ चीज़ तो आ ही रही है। अब हम बढ़ेंगे अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ, बात करते हैं तुर्की और इसराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, तो आपके नज़दीक क्या तुर्की और इसराइल के दरमियान जो बड़ी जंग है वो शाम में होगी? इसके हवाले से कुछ बताइएगा। ये देखिए, पहली बात यह है कि फिक्र ना करें, J-17 हो, J-16 हो, 35 हो या कान हो, कोई भी जहाज हो, बात यह है कि पाकिस्तान के पास पायलट्स हैं और इंडिया के पास रेडी चलाने वाले लोग हैं जिनको पायलट बना दिया है। जहाज को जो मर्जी ले आए, नसीब में उनके जो है ना वो गिरना ही है, ये याद रखें, कोई फिक्र ना करें। हमारे पास ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह है, और जिसके पास ये मौजूद हो उसको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आप कर सकते। हम जहाँ जहाज़ों की बात कर रहे हैं वहाँ मिसाइल सिस्टम के ऊपर बात करें, HQ-9 के ऊपर बात करें, PL-15 के बात करें, PL-17 की बात करें, दीगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें। याद रखें
भारत को हमने मारना ही है, बेफिक्र है। मैं अगले दिन वो एक शर्मा शो आता है, ऐसे ही वो किसी के घर में बैठा था, मैंने तो अपने घर में इंडियन नहीं कोई चीज देखता, तो वो एक कॉमेडी शो है, उसके अंदर वो कोई 15 अगस्त को उन्होंने उनके एयर चीफ मार्शल को बुलाया था और उनकी एयर चीफ की कमांड और भी लोग आए हुए थे, इंडिया का कोई शो था कि जी बड़ा हमने पाकिस्तान को जो है वो मारा। आप यकीन माने उसकी शक्ल देखें एयर चीफ के ऊपर कि वो कितना वो शर्मिंदा उसकी निगाहें झुकी हुई थी कि वो कॉमेडी में पाकिस्तान को तो आड़े हाथों ले ही रहे थे, लेकिन हकीकत तो फिर आपको भी पता है और उनको भी पता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6-0 से शुरू किया 13-0 तक तो वो ले गया हुआ है। तो बहरहाल ये तो एक अवाम के लिए फिक्र ना करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जब भी मौका मिलेगा ये पाकिस्तान इंशाल्लाह सुरखरू होके निकलेगा। 2 डेज आर ओवर। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं अल ज़हूर बेस की, जिसके ऊपर अभी इजराइल ने अटैक किया, उसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि थैंक गॉड के तुर्की ने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल नहीं किया, मीन्स के हवा में बुलंद नहीं किया, वरना एक बहुत बड़ा तसादम मुमकिन हो सकता था। और फिर आप देखें कि शाम के जो इस टाइम पे आए वजीर खारजा जनाब साद अल शहबानी, मेरी भी इनसे मुलाकात हुई और ये शहबानी साहब जो हैं वो चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान और तुर्किया और सऊदी अरब का एक जो मुआहदा उसके अंदर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब का। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। आइए अब बात करते हैं मीर रजा कत्ल केस की, जो दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया आतिफ शरीफ, क्राइम रिपोर्टर GNN ने। जी मुझे ये बताइएगा कि पुलिस को फाइनली जो मीर रजा के आखिरी व्हाट्सएप पैगामात हासिल हो गए हैं, क्या पता चला, किस तरह के मैसेजेस थे, कोई धमकी थी उसमें इन्वॉल्व या कुछ नहीं थे? प्लीज़ बताइएगा, रोशनी डालें। मैसेजेस जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। उन व्हाट्सएप मैसेजेस से ये जाहिर होता है कि मीर रजा जो है वो शायद माली तौर पे परेशान थे, पैसों के लेन देन की वजह से जो है वो परेशान थे। वो मैसेजेस हैं जो अब पुलिस के हाथ में आए हैं। इसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि पुलिस ने आज जो है मीर रजा की सिम भी हासिल कर ली है। मीर रजा के जो पर्सनल इस्तेमाल में सिम थी वो आज उनकी वालदा के जरिए निकलवाई गई है और उसे दोबारा फिर अपने पास पुलिस ने हासिल किया है, जिसे फोरेंसिक के लिए जो है वो पंजाब लैब के हवाले कर दिया गया है। इससे कबल एडिशनल IG की प्रेस ब्रीफिंग में भी आप मौजूद होंगे, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि हमारे पास एक ऐसी फुटेज है जो हम मंजर आम पे ला सकते हैं जिससे सारे का सारा केस खुल जाएगा। अगर ये सारी बातें दुरुस्त है तो फिर रुकावट क्या है? क्या है राज जिसकी पर्देदारी है? क्यों केस को छुपाया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? हर शवाहिद तो पुलिस के पास है। क्या दानिस्ता तौर पर पुलिस फिर केस को मंजर-ए-आम पे नहीं लाना चाह रही? भाई देखें शहजाद भट्ट साहब, इसमें एक चीज अहम ये भी है कि आज इस तफ्तीश तो 25 दिन गुजर चुके हैं। 25 दिन का मरसा नहीं होता ये डिफाइन करने के लिए कि क्या मीर रजा ने का कत्ल हुआ या फिर मीर रजा ने खुदकुशी की। अभी तक तो पुलिस इस चीज को भी क्लियर नहीं कर सकी है कि मीर रजा का कत्ल हुआ है या मीर रजा ने जो है वो खुदकुशी की है। दूसरी अहम बात, जिस वीडियो का जिक्र जो है वो पुलिस अफसरान कर रहे हैं, तो मेरे जरा ने इस बात की तस्दीक की है कि इस तरह की कोई भी वीडियो जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं है। अब से कुछ देर पहले ही जो है ये फैसला किया गया है जिसमें सिंध काबीना जो है वो अब जुडिशल इंक्वायरी की तरफ जा रही है। अब जो है मीर रजा कत्ल केस की जो इंक्वायरी है वो सिंध हाई कोर्ट के जज जो है उनकी सरबराही में होगी। अब जो है वो एक नया फैसला कर लिया गया है। मेरे ख्याल से जो है सिंध पुलिस फेल हो चुकी है, 25 दिन का मरसा नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब अपडेट करने के लिए। सिंध पुलिस पर एक सवालिया निशान आ रहा है, लेकिन भट्ट साहब मुझे ये बताएं हैं कि एक और दिल दहलाने वाला वाकया, एक कत्ल रावलपिंडी के इलाके में 45 साला हिना जावेद की लाश घर के गुसल खाने से मिली। FIR क्या कहती है? शौहर कातिल है, कोई और है, खुदकुशी है? प्लीज़ बताएं। दुरुस्त कह रही हैं फराह हाशमी साहब, बहुत अफसोसनाक कत्ल है। एक होता है कत्ल किसी गांव में हो जाए, यार ये अनपढ़ लोग थे, ये जज्बाती लोग थे, यहाँ ये नहीं है। इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स, वैसे शर्म आ रही है मुझे उसको पढ़ा लिखा कहते हुए कि वो भी पढ़ा लिखा शख्स था जिसके बाइस
मकतूला की उम्र देखें 45 साल की उम्र, ये तस्वीर आपके सामने चल रही है, और सिर्फ मेरा ख्याल है अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 9 माह हुए थे शादी को 2025 में। ठीक है, 1 साल भी नहीं हुआ था। इस शादी में हिना जावेद की शादी नवंबर, मुझे याद आ रहा है 2025 की ये बात है। अच्छा, इस शादी के बाद अब ये लड़की जो कातिल है वो कहते हैं इसने खुदकशी की है, जहरीली चीज़ खाई है, जबकि उसका जो भाई है मकतूला का वो कहता है कि इसके मुंह में कपड़ा ठोसा गया, इसके हाथ पीछे बांधे गए, गर्दन के ऊपर निशान है, रस्सी भी बरामद है, हर चीज़ कत्ल की वॉशरूम से निकल आई है। और इस सिलसिले में पुलिस के पास जो 2 इश्खास है, वो इसका शौहर फैसल असगर साहब और घरेलू मुलाजम ज़ीशान जो है वो पुलिस की हिरासत में इस वक्त हैं, दोनों हैं। और जो उसका ससुर है बच्ची का, बकतूला का, वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। बात ये है फरा, ये देखे, अगर सबको पता था, पहले तफ्तीश होनी चाहिए थी जब शादी करते हैं। ये एक कत्ल नहीं है, ये लम्हा फिक्री है फरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो कि इसकी पहली बीवी से अलैदगी थी, उसने भी उस पर इल्जाम लगाया था कि घरेलू तशद्दुद करता है। बिल्कुल ठीक कह रही, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कत्ल नहीं है। मैं कत्ल पे बात नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी पर बात कर रहा हूं कि जब ये बात पहले पता थी कि वो पहले भी इसी तरह के वाकयात, वो ज़हनी तौर पर कुछ बीमार शख्स है, तो फिर जिन्होंने शादी की तो उन्होंने शादी से पहले उनको इल्म नहीं था क्या मेरी बच्ची की शादी जब मैं करता हूं मैंने इंक्वायरी कोई नहीं करनी, मैंने उसको आगे भेज देना है। ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है इस माशरे का। अब तो हमारी जो खवातीन बच्ची हैं वो शादी के नाम से घबराने लग पड़ी हैं, वो शादी कर नहीं रही। ऐसे ही है, वो कहती हैं कि इस शादी के बाद अगर मेरे जालिम शौहर ने मुझे कत्ल ही कर रहा है तो उससे अच्छा नहीं मैं शादी ना करूं। ये हालात आ गए हैं। मेरा इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप गौर करें, हिना के हाथ बांधे किसी ने। बट साहब, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि जो फैमिली होती है उसका रोल क्या है? जब तक लड़की ये कह रही होती है मुझ पे तशद्दुद हो रहा है, तो कहा यह जाता है कि नहीं तुम्हारा शौहर है, इसको ठीक कर लो, कुछ वक्त और बर्दाश्त कर लो, और वो फिर इवेंचुअली मर जाती है। फिर फैमिली आकर के दुहाइयाँ दे रही होती है कि हमारी बच्ची मर गई, हमारी बच्ची मर गई। ठीक कह रही हैं फरा। देखे ना, इंसान को जब अपनी बेटी किसी को देनी है तो उसका रिकॉर्ड नहीं चेक करना। जब रिकॉर्ड चेक किया इस मुलजम का तो पता चला कि जी शौहर की पहली बीवी ने भी मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद की वजह से डिवोर्स ली, आपने अपनी बच्ची फिर दे दी है उसी भेड़िए को, और भेड़िया 1 साल नहीं बर्दाश्त कर सका, और बिल आखिर सुना कि ये कोई नशा की वारदात भी करता है शख्स, और पढ़ा लिखा भेड़िया है, आप इसको कह सकती हैं। बिल्कुल सही कहा, सेम हमने यही अल्फाज बोले। लेकिन क्या आपके पास ये कोई खबर है कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लव मैरिज वाला चक्कर नहीं, ये अरेंज मैरिज ही आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स के लड़की से मुशावरत के बाद ये शादी तय। आपको पता है इस लड़की ने 15 साल कौमी असम्बली में भी काम किया है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल। फिर भी हाँ ठीक कह रही है फराग, कौमी असम्बली में पढ़ी लिखी खातून, और जो बंदा है वो भी कोई दुकानदार नहीं है, वो प्रोफेसर लेवल का शख्स है। वो पढ़ाता है बच्चों को, बच्चियों को टीच करता है। ये करता होगा टीच, इसकी ज़हनी हालत देखें टीचर की। अफसोसनाक बट साहब, बहुत अफसोसनाक। उम्मीद यही किया जा सके इस औरत के कातलों को सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन फराज जाते जाते एक फिक्रा मुझसे ज़रूर अज़राए करम, नज़र करम में फिक्रा ले ले। खुदा की कसम मेरा दिल करता है, जिसके खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ, CCD जो कि फड़का देती है, साथी आते हैं, मुल्ज़म ले जाते हैं। क्या उस बच्ची मरने वाली मकतूला के खानदान इस पढ़े लिखे भेड़िए के खिलाफ करेगा केस? अदालतों में जाएगा, अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा? नहीं करेगा, इसकी ज़मानत हो जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज CCD है। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब, आपका यहाँ का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। दिस वॉज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।